नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसआईपीटी के लिए जो 2213 पदों के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हम इसमें सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि एरोट एरिया का जो वॉल्यूम 2 निकला है बिहार दुर्गा प्रीलिम्स के लिए, उसमें से 50 प्रश्न देखने वाले हैं। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 50 में से कम 40 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, तो आपका कट ऑफ जो है इस वीडियो में 40 प्लस रहने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। हर क्वेश्चन से जो फैक्ट बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो रेगुलर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। देखिए, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के होंगे, तो आप सभी को ध्यान से करिएगा। तो जो सार्वजनिक पद का अधिकार है, ये हमारा नागरिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमारा आर्टिकल 16 क्या कहता है कि जो लोक नियोजन में अवसर की समानता जो है वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो विदेश भेजे जाने वाले जो विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडल होते हैं, उनका नामांकन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएंगे। तो जो संसदीय समिति हमारी होती है, संसदीय प्रतिनिधिमंडल जो होता है, यानी कि इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ही जो है नामांकन करते हैं। और वर्तमान में बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो संसद का सदस्य न होने के बाद भी संसद को संबोधित करने का जो अधिकार है वो भारत के अटॉर्नी जनरल को होता है, यानी कि इसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महान्यायवादी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। अब बात करें अटॉर्नी जनरल की, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है अटॉर्नी जनरल के पद का सृजन किया गया है। और अनुच्छेद 88 में बताया गया है कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो भारत के किसी भी न्यायालय में जो है सुनवाई करने का इनको अधिकार होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट होता रहा है, तो सभी को पता होगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और वहीं पर हम बात करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो जो आर्टिकल हमारा 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यह संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसे हम उद्देशिका कहते हैं, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत किया था। तो ये प्रश्न जो है आपको याद रखना है। पांचवा प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है। तो देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो हमारा धर्म चक्र यानी कि जो हमारा होता है, इसका जो रंग होता है वो गहरा नीला होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका रंग गहरा नीला होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें तीलियों की संख्या कितनी होती है, तो तीलियों की संख्या 24 होती है, ये सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न और यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जो हमारे भारतीय ध्वज का जो तिरंगा है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया, ये नाम आप याद रख सकते हैं। पिंगली वेंकैया ने जो है भारतीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। छठा प्रश्न है, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भारत में कुल मिलाकर जो है 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। तो अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न। लिखा कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो हमारा आर्टिकल 350A है, इसमें मातृभाषा में जो है शिक्षा देने पर की बात की गई है। अगर हम वहीं बात करें अनुच्छेद 351 की, तो इसमें हिंदी भाषा के प्रोत्साहन की बात की गई है। तो इन दोनों प्रश्नों को जो है आप याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। देखिए, अब तक एकमात्र ऐसी बार हुआ है जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वीवी गिरी के निर्वाचन के जब ये राष्ट्रपति चुने गए थे, तब जो है दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। और बात करें वीवी गिरी की, तो यह भारत के चौथे राष्ट्रपति हुए थे और इनका कार्यकाल जो है 1969 से लेकर 1974 तक जो है इनका कार्यकाल चला था। तो ये बात जो है आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 9वां,
किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वह 40 हो सकती है, यानी कि इससे कम विधान परिषद में सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है। और वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद हैं। यदि आपको याद है कि 6 राज्य कौन कौन से हैं विधान परिषद वाले, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है, राज्य सूची में जितने भी विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है, और समवर्ती सूची में जो है दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता जो है केंद्र की होती है। तो संघ सूची में टेलीफोन, डाक और रक्षा आता है, जबकि लोक स्वास्थ्य जो है संघ सूची का विषय नहीं है। तो लोक स्वास्थ्य जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम NDP कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 1952 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें चाहे संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, तो यहाँ के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। और बात करें कि लोक सेवा आयोग यानी कि हमारा संघ लोक सेवा आयोग जो होता है वो 315 से लेकर 323 तक जो है संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है, और इसी के बीच में जो है राज्य लोक सेवा आयोग का भी जो है वर्णन मिलता है। 13वां प्रश्न है, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो शारदा एक्ट है ये लॉर्ड इरविन के समय में पारित किया गया था। सन 1900, आपको याद रखना होगा, 1930 में जो है शारदा एक्ट पारित किया गया था, और इसके तहत जो है विवाह की आयु का निर्धारण किया गया था। इसके तहत लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई थी, और बालिकाओं के लिए न्यूनतम आयु जो है 14 वर्ष रखी गई थी शारदा एक्ट के तहत। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 14वां, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना रखा गया था? तो पील कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो है यह अनुपात 2:1 रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। पहले यह अनुपात 5:1 था। अगला प्रश्न है 15वां, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल जो कि गर्म दल के नेता थे, इन्होंने कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था कहा था। देखिए, गर्म दल में कौन कौन से नेता थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो है गर्म दल के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं। देखिए, 1907 में जो है सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का जो है 2 भागों में बट गया था। और बात करें कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो सभी को पता है 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और इसके संस्थापक A.O. ह्यू माने जाते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप याद रखिएगा। एक प्रश्न और बनता है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो ये शब्द किसने कहा था? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही। इसके अलावा अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। यहाँ से प्रश्न जो है बार बार बनता है। 17वां प्रश्न है, सुलेखन क्या होता है? तो देखिए, सुलेखन का मतलब होता है सुंदर हस्तलेखन, यानी कि जिसकी सुंदर हस्तलेखन होता है उसको हम सुलेखन कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन नंबर जो हमारा है करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो है अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और बात करें कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित था, तो ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। तो कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था, क्योंकि नदियों का नाम पूछा जाता है। और अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल जो था ये भोगवा नदी के तट पर स्थित था। तो सभी के नदी का नाम आपको याद होना जरूरी है। 19वां प्रश्न है, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो जो कठोपनिषद है यह यजुर्वेद का उपनिषद है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ था, एक था शुक्ल यजुर्वेद, एक था कृष्ण यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद की यदि बात की जाए तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, और जो अथर्ववेद है ये सबसे नवीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है।
क्योंकि ये तीनों वेद पुराने माने जाते हैं और अथर्ववेद जो है बाद का माना जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। यजुर्वेद में यज्ञ विधान की बात मिलती है, सामवेद में संगीत की बात मिलती है, तो ये बात दोनों इंपॉर्टेंट है। 20वां प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद ने जो है कलिंग को मगध के क्षेत्र में मिलाया था। और महापद्मनंद की बात करें तो यह नंद वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, महापद्मनंद। बात करें महापद्मनंद की, तो जो पाणिनि थे वह महापद्मनंद के दरबारी थे। और पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप याद रखिएगा अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी पाणिनि की ही रचना है, जो यह संस्कृत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ भी माना जाता है। 21वां प्रश्न है, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो यदि हम गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करें तो नासिक अभिलेख में जो है इनके विजय का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, जिल-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो यदि हम निम्न ऑप्शन की बात करें तो बलबन ने सबसे पहले जो है जिल-ए-इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ये उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23वां, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो मजहरनामा की घोषणा अकबर ने 1579 में की थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि बात करें कि इबादत खाना की शुरुआत कब की थी, तो 1575 में जो है अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। 24वां प्रश्न है, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में जर्मनी की सहायता से जो है अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। बी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो सबसे पहले 1940 का जो लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का हुआ था, तो 1940 में ही जो है सबसे पहले अलग पाकिस्तान के निर्माण का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखिए, ये मैथ का प्रश्न है। लिखा है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा साथ काम करने के लिए लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि बी तथा सी साथ काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उन्हें साथ में समय काम पूरा करने में 12/5 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा? यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जो है जस्ता तथा शेष टीन है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि 1 किलोग्राम मिश्र धातु है जिसमें तांबा की एक मात्रा हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिश्र धातु में 32% तांबा है, तो हमें 1 किलोग्राम का 32% निकाल देना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम में आपके 1000 ग्राम हो जाएंगे, 1000 ग्राम ऐसे लिख लीजिए। और इसका अगर हम 32% अगर निकाल दें तो 32/100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 32 को 10 से गुणा करेंगे तो 320 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका तांबा की मात्रा हो जाएगी वो 320 ग्राम हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 45 है, तो राशि क्या होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2880 जो है वो राशि हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इस संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान क्या हो जाएगा? तो 29 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36। अगला है 30वां प्रश्न, 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी? यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर हो, तो यहाँ पर हमारा 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 77,000 जो हमारा यहाँ पर शुल्क हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31वां, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और 1969 में जो है हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील जो है क्षेत्रफल के मामले में भी विश्व में 5वां स्थान रखता है, और जनसंख्या के मामले में भी जो है विश्व में 5वां स्थान रखता है। तो ब्राज़ील हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरे पे आता है कनाडा, तीसरे पे आता है चीन, चौथे पे अमेरिका और 5वें पे ब्राज़ील आता है।
तो 5वें नंबर पर इस प्रकार ब्राज़ील हो गया। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो फिर जो है ब्राज़ील हमारा 5वें नंबर पर ही आता है। पहले पे हमारा हो जाएगा चीन, दूसरे पे हो जाएगा भारत, तीसरे पे हमारा हो जाएगा अमेरिका, चौथे पे हो जाएगा इंडोनेशिया और 5वें पे ब्राज़ील। तो दोनों प्रकार से जो है ब्राज़ील 5वें नंबर पे आ जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जो कंचनजंगा पर्वत है यह हिमालय के बृहद हिमालय श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी बृहद हिमालय करेक्ट हो जाएगा। यदि इसकी हम ऊंचाई की बात करें कंचनजंगा की तो 5886 मीटर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5800 माफ़ कीजिएगा 8556 सही हो जाएगा। 8586 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। 8586 करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य जो है 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर 8 डिग्री चैनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जो बिहार जलप्रपात है वह टोंस नदी पर स्थित है और यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 100 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है बिहार जलप्रपात की, जो कि टोंस नदी पर है। टोंस की यदि बात करें तो यह यमुना की सहायक नदी है। अगला है 36वां, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो लाल मिट्टी होती है इसका रंग लाल लौह ऑक्साइड यानी कि जो आयरन ऑक्साइड होती है उसकी उपस्थिति के कारण जो है लाल हो जाता है। 37वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो यदि हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो वहाँ पर सिंचाई का प्रमुख साधन जो है तालाब हो जाएगा। सी ऑप्शन तालाब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कुल्सी और धनसिरी जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो एक देश की यदि हम बात करें तो जो मिशिगन झील है यह केवल अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। और सुपीरियर झील की बात करें तो यह अमेरिका और कनाडा दोनों में फैला हुआ है। मिशिगन केवल अमेरिका में फैला हुआ है। अगला है 40वां प्रश्न, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह अटलांटिक महासागर से संबंधित संबंध है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय हरित क्रांति की यदि हम बात करें तो यह 1983-84 में जो इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम हरित क्रांति की बात करें तो 1966-67 में जो है पहले हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और हरित क्रांति के जनक भारत में जो है एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो जो म्यांमार है उसके साथ हमारे जो है 4 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो हैं म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44वां, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? देखिए, माना हो गया, माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों जो है आपके उत्तराखंड में है। लेकिन जो नाथुला दर्रा है यह उत्तराखंड में नहीं है। जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है वो हो जाएगा ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी तो 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। 46वां प्रश्न है, नकद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? तो 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी जो है मौद्रिक नीति के साधन हैं। 47वां प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की जो शुरुआत है वो सन 2000 में की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो वाई के अलग समिति का संबंध जो है वो गरीबी से था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के समय में जो है 1969 में जो है 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? तो जो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक है ये
इसका संबंध है वी.एस. मिन्हास से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 प्रश्न देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और अगले पार्ट में जो है हम 51 से लेकर 100 तक प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपने कितने प्रश्न सही किए ये भी बताइएगा और यदि अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।